आज शाम से ही हवा बहुत तेज थी। मुंबई में ठंड तो बस नाम भर की होती है, पर फिर भी रात की ठंडी हवा और चांद की रोशनी दिन भर की गर्मी से सुकून दिलाती। रात के करीबन 2 बज रहे थे। आज विजय काफ़ी लेट हो गया था ऑफिस से आने में। विजय को यहाँ आए बस कुछ ही दिन हुए थे। उसके दोस्त जब उसे यहाँ छोड़ने आए तो उन्होंने इस बिल्डिंग के बारे में काफ़ी कुछ सुना था और विजय को यहाँ रहने से मना भी किया, पर विजय ने उनकी बात हंस के टाल दी। विजय ने जब मेन गेट से बिल्डिंग को देखा तो कुछ लाइट्स अभी भी शुरू थी। विजय गेट खोल के अंदर आया और लिफ्ट को बुलाया, और लिफ्ट खुली तो विजय की आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि लिफ्ट के एक कॉर्नर पे एक आदमी खड़ा है। उसका शरीर जैसे सफेद पत्थर और जिस्म में खून ही नहीं है। विजय डरते डरते लिफ्ट में चला गया और उसने 13th फ्लोर की बटन प्रेस की। कुछ समय गुजरा कि तभी विजय को लगा कि वो आदमी धीरे धीरे उसके पास आ रहा है। उसका हाथ विजय के कंधों के एकदम पास था। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और 13th फ्लोर आ गया। विजय भागते हुए अपने रूम के पास गया और पलट के लिफ्ट की तरफ देखा तो जैसे उसके शरीर में खून 10 गुना तेजी से दौड़ने लगा, क्योंकि लिफ्ट खाली थी। विजय अपने रूम में गया और पानी पी के बेड पे बैठ गया। कुछ टाइम हुआ ही था कि उसकी बालकनी से आवाज आई, जैसे कोई बालकनी का दरवाजा खटखटा रहा हो। विजय ने हिम्मत जुटाई और बालकनी का दरवाजा खोला कि तभी वही आदमी जो कुछ देर पहले लिफ्ट में था चिल्लाता हुआ विजय के रूम से भागता हुआ बाहर निकल गया। विजय भी उसके पीछे भागा। रुको, कौन हो तुम? रुक जाओ। पर वो आदमी सीधा छत की तरफ भागा और अंधेरे में गायब हो गया। विजय उसके पीछे पीछे आधी रात को छत पे गया और देखा कि छत के एक कॉर्नर पे वही आदमी खड़ा है और उसकी तरफ देख रहा है, पर अंधेरा होने के कारण उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। विजय ने गुस्से से पूछा, अरे कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वो आदमी हंसते हुए बोला, आओ विजय बाबू आओ, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं वही हूँ जिसके किस्से कहानी इस बिल्डिंग में सुनाए जाते हैं। मैं वही भूत हूँ। इतना सुनते ही विजय जोर जोर से हंसने लगा और उसने जब अपनी आंखें खोली तो देखा वो आदमी जो अभी उसके सामने था अब वो वहां नहीं था। विजय ने आसपास देखा पर उसे कोई नहीं दिखा। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम्हें मुझ पर नहीं हंसना चाहिए था। विजय के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। वो सीधा टेरेस से नीचे उतरा और अपने अपार्टमेंट की तरफ भागने लगा, और भागते भागते ही उसके हाथ से अपार्टमेंट की चाबी गिर गई और वो आदमी विजय की तरफ भागते हुए आ रहा है। विजय ने अपने आसपास के सारे रूम्स खटखटाने शुरू कर दिए, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। तभी उसके पास वाला एक दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी नींद की हालत में बोला, अरे इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? विजय ने सब कुछ उस आदमी को बताया तो उस आदमी ने कहा, तुम बहुत डरे हुए हो, अकेले मत रहो। आज रात मेरे रूम में मेरे साथ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। विजय जैसे ही उस रूम में जाने लगा कि पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ के उसे जोर से पीछे खींचा और चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? तुम उस रूम में मरने के लिए जा रहे हो? यह रूम उसी आदमी का है जिसकी आत्मा यहां घूमती है। विजय ने रूम की तरफ देखा और उसकी सांस जैसे रुक सी गई। वो आदमी जो छत पे उसके साथ था वो दरवाजे के पीछे से मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर रहा था। विजय दूसरे आदमी के साथ उसके अपार्टमेंट में चला गया। उसने विजय को बताया कि ये बिल्डिंग हमेशा से ऐसी नहीं थी। पहले यहाँ लोग काफी खुशी से मिलजुल कर रहते थे, और इन्हीं में से एक मनीष सिंह था जिसका एक बेटा और एक पत्नी थी। एक दिन मनीष सिंह बहुत बीमार हो गया
टेस्ट कराने पे पता चला कि उसे HIV है। मनीष ने काफ़ी समझाया कि कुछ टाइम पहले जब वो बीमार हुआ था उसे खून की ज़रूरत थी। उसे जो खून चढ़ाया गया था उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, उसी के कारण उसे HIV हुआ। पर लोगों ने उसकी एक ना सुनी। सब ने मनीष के कैरेक्टर पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। मनीष खुद को अपने कमरे में बंद रखने लगा। एक दिन जब मनीष की वाइफ मनीष के लिए खाना लेके उसके रूम में गई तो उसने देखा कि मनीष मर चुका था। उसने अपने हाथ की नस काट ली थी। कुछ दिनों में मनीष की वाइफ की भी डेथ हो गई और तब से इस बिल्डिंग में 14th फ्लोर पे कोई नहीं रहता है। विजय ने उस आदमी से पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता है? तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम ऋषभ सिंह है और मैं उसी बदनसीब मनीष सिंह का बेटा हूँ जिसने उसके पिता के बुरे समय में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। तो बस अब मैं यही रहता हूँ। सुबह हो गई। विजय ने अपना सामान बांधा और वो बिल्डिंग छोड़ दी। पर अभी भी विजय कभी कभी सोचता है कि अगर उस रात वो कमरे में चला जाता तो उसके साथ क्या होता। हमारा नाम विवेक मिश्रा है। बिहार के पटना के रहने वाले हम नागपुर में आए 4 साल हो गए। पहले कुछ साल हमें काफ़ी परेशानी हुई, नया शहर, नई भाषा, पर अब हम यहाँ के लोग और यहाँ की भाषा से अच्छे से घुल मिल गए हैं। आज 13 जुलाई 2005 काम पे हमारा पहला दिन था। हम विद्या भवन स्कूल के न्यू गार्ड की पोस्ट के लिए आए हुए थे। वैसे तो हमें रात की नौकरी बिल्कुल पसंद है, लेकिन अब पेट के लिए जो मिल जाए कर लेते हैं। हमने काफ़ी किस्से सुने हैं स्कूल के बारे में। एक लड़की ने यहाँ आत्महत्या की थी कुछ साल पहले, तब से उसकी आत्मा यही भटकती है। इसी के चलते यहाँ पे कोई गार्ड ज़्यादा दिन नहीं टिकता, पर हम इन सब बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। रात के करीबन 11 बज रहे थे जब हम पहुंचे। स्कूल के बाजू में ही पागल खाना था। हमारा दूसरा शिफ्ट था, तो पहले शिफ्ट के गार्ड से हम मिले और उसने बताया कि स्कूल के 2 मेन गेट्स हैं, वो देख के पूरा स्कूल का चक्कर लगाना और फिर सारी बिल्डिंग्स के फ्लोर चेक करना, पर कुछ भी हो जाए तीसरी बिल्डिंग के 6वें फ्लोर पे मत जाए। हमने सोचा कि ये काम 1 घंटे में करके फिर आराम से सो जाएंगे। वैसे भी मेरे सिवा और स्कूल में कोई होगा भी तो नहीं, कंप्लेंट भी नहीं करेगा। इतना बता के वो गार्ड चला गया। हम कुछ टाइम वहीं बैठे और पूरे स्कूल को देखा। दिन भर यहाँ बच्चों की आवाज से स्कूल भरा होता है, पर रात को मानो मुर्दा घर। इतना सन्नाटा कि खुद की सांस की आवाज से भी डर जाए। खैर, हमने अपना टॉर्च उठाया और लग गए अपने काम पे। स्कूल में 3 बिल्डिंग्स थी। पहले जो कि 3 फ्लोर्स की थी, उसमें शायद छोटे बच्चे पढ़ते थे। दूसरी जो कि 6 फ्लोर्स की थी, मीडियम स्कूल के लिए, और तीसरी 6 फ्लोर्स की जो कि जूनियर कॉलेज की। वही बिल्डिंग जिसके 6th फ्लोर पे उस लड़की ने सुसाइड किया हुआ था। हमने दोनों गेट्स चेक किए और स्कूल का पूरा चक्कर लगा के पहले बिल्डिंग्स के फ्लोर्स की शुरुआत की। हमने एक एक करके तीनों फ्लोर्स चेक कर लिए। सब ठीक ही था, तो हम दूसरे बिल्डिंग्स की तरफ चल दिए। इस बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग पूरी साफ नजर आ रही थी। इस बिल्डिंग के कुछ दरवाजों पे लॉक भी नहीं थे, तो हमने उन पे लॉक लगाया। 4थे फ्लोर पे पहुंच के हमने देखा कि सबसे आखिरी रूम का दरवाजा खुला है। शायद लॉक नहीं था तो हवा से खुल गया होगा। हम वो रूम के पास गए, कुंडी पकड़ी और लॉक लगा दिया। हम पीछे पलटते ही थे कि हमने देखा कि तीसरी और आखिरी बिल्डिंग के 6वें फ्लोर पे कोई खड़ा है। ठीक से तो हमें कुछ दिखा नहीं, बस परछाई ही दिख पा रही थी, क्योंकि उस माले की लाइट्स बंद चालू हो रही थी। हमने सोचा कि शायद पहला गार्ड कुछ भूल गया होगा तो वही लेने आया होगा। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बचे कुछ फ्लोर चेक किए और तीसरी बिल्डिंग की तरफ चल पड़े। बस कुछ ही कदम दूर थे उस बिल्डिंग से कि हमने ऊपर देखा तो वही परछाई हमें फिर से दिखाई दी, पर इस बार वो परछाई नहीं, एक लड़की थी जो कि 6वें फ्लोर से हमें देख रही थी।
डर तो काफी गए थे हम उसे देखकर, पर फिर भी हमने सोचा शायद कोई पागल हो तो हमने नीचे से ही कहा, अरे कौन है वहां, नीचे उतरो जल्दी। इतना सुनते ही वो लड़की नीचे भाग गई। हम समझ गए थे ये पक्का कोई पागल है जो हमारा 1 घंटे के काम को 2 घंटे लगाने वाला है। हमने नीचे के फ्लोर चेक किए और एक एक करते हुए तीसरे फ्लोर पे पहुंचे और देखा कि सारे दरवाजे खुले हैं, जो कि दूसरे माले से जब हमने देखा था तो बंद दिखाई दे रहे थे। हम समझ गए थे ये काम पक्का उस पागल का ही होगा। हमने सारे दरवाजे एक एक करके बंद किए। गुस्सा तो आ ही गया था, बस उस पागल को पकड़ के सबक सिखाना था। हम चौथे फ्लोर पे पहुंचे कि तभी वही लड़की मेरे बगल से चिल्लाते हुए भागी और सीधा आखिरी कमरे में चली गई। अब हमारा गुस्सा 10वें माले पे था। हम उसके पीछे भागते हुए वो आखिरी कमरे के बाहर गए तो देखा कि कमरे के अंदर पूरा अंधेरा है। मैंने बाहर से ही चिल्लाते हुए कहा, अरे कौन हो तुम, निकलो उस कमरे से, नहीं तो वही बंद कर देंगे, समझे। लेकिन वो जवाब नहीं आया। हमने टॉर्च चालू की पर वो चालू नहीं हुई। नया ही टॉर्च था, इतने जल्दी तो बैटरी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम जोर जोर से टॉर्च को मारने लगे और जैसे ही टॉर्च चालू हुई हम जैसे सूखे पत्तों से कांप गए। हमने देखा कि वही लड़की एक सामने की दीवार की तरफ मुंह करके बैठी हुई है। हमने ठिठुरते हुए कहा, ए लड़की, कौन हो तुम, यहां क्या कर रही हो, चलो निकलो यहां से। इतना सुन वो लड़की खड़ी हो गई। हमने एक बार और कहा, सुना नहीं तुमने, चलो निकलो यहां से। इतना कहा ही था कि हमारी नजर उसके पैरों पे गई और हम जैसे वही बर्फ की तरह जम गए। हमारे हाथ से टॉर्च गिर गया। उस लड़की के पैर उल्टे थे और वो खड़ी नहीं, हवा में उड़ रही थी। हम जैसे तैसे हिम्मत जुटा के वहां से भागे। सामने सीढ़ियों के पास पहुंचे ही थे कि वही लड़की सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी और धीरे धीरे हमारी तरफ हंसते हुए आ रही थी। अब हम जाए तो जाए कहाँ। हम सीधा ऊपर के फ्लोर्स पे भागे और सारे दरवाजे देखने लगे कि कोई तो खुला मिल जाए, पर सारे दरवाजे बंद थे। उसकी हंसी हमें सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। हम भागते भागते 6वें फ्लोर पे पहुंचे तो देखा कि एक रूम का दरवाजा खुला है। हम भाग के उस रूम में चले गए और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी हंसी की आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। हम उस रूम में एक किनारे पे दरवाजे की तरफ नजर टिकाए बैठे थे कि तभी वो हंसी रुक गई। हमने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के पास गए और दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हमने काफी कोशिश की लेकिन दरवाजा तस से मस नहीं हुआ। हमने चिल्लाते हुए बोला, कोई है, खोलो ये दरवाजा खोलो। तभी रूम से एक आवाज आई जो सुन के हमारे रूह कांप गई। ऐसा लगा कि कोई लोहे की चेयर खींच रहा है। हमने कहा, कौन है वहां। तभी हमारे पीछे से एक आवाज आई, क्या कर लोगे जान के। हमारे पैर से जैसे जमीन खिसक गई। हम पीछे पलटे तो हमने जो देखा वो देख के आगे फटी की फटी रह गई। वही लड़की जो बाहर थी, उसकी लाश पंखे से लटक रही थी। हम दरवाजे पे जोर जोर से अपने कंधे से मारने लगे कि दरवाजा टूट गया। हम बाहर निकले और बस नीचे भागने लगे। भागते भागते तीसरे फ्लोर पे पहुंचे ही थे कि हमें पीछे से किसी ने पकड़ा और घसीटते हुए सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। हमने जब पीछे पलट के देखा तो वहां कोई नहीं दिखा। हम चिल्लाए, और इतने बड़े स्कूल में हमारे सिवा कोई नहीं था। हमारी आवाज सुनता भी तो कौन।
वो हमें घसीटते हुए वही रूम में ले आई और सुबह हो गई। स्कूल के बाहर पुलिस आई हुई थी और स्कूल को छुट्टी दे दी गई थी, क्योंकि वही रूम में वही पंखे पे हमारी लाश लटकी हुई मिली। मेरा नाम ध्रुव है। मैं कर्नाटका में बेंगलुरु का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं भूत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और कुछ साल पहले मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसे मैं आज भी सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कुछ देखा या बस ये आंखों का धोखा था। ये करीबन 3 साल पहले की बात है, जब मैं 11th में पढ़ रहा था। हमारे घर के साइड में एक प्लॉट खाली था जिसके ओनर का नाम था आदित्य नारायण। वो एक बैंक में काम करते थे। काफ़ी टाइम तक वो प्लॉट खाली ही पड़ा था। फिर हमें पता चला कि आदित्य नारायण जो उस प्लॉट के ओनर है वो वहाँ घर बनाने वाले हैं। कुछ टाइम बीता और घर का काम शुरू हुआ। आदित्य जी का एक बेटा था जो कि मेरे ही एज का था। वैसे तो मुझे अनजान लोगों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, पर आदित्य अंकल काफ़ी अच्छे थे। वो रोज़ सुबह वर्कर से पहले आ जाते थे और आसपास के लोगों से मिलना जुलना करते थे। वो अपने आधे प्लॉट पे घर बनवा रहे थे और आधा प्लॉट फार्मिंग के लिए छोड़ा था। उन्होंने घर के काम के साथ साथ ही फार्मिंग भी शुरू की। काफ़ी सारी सब्जियां लगाई। वो एक आइडियल नेबर थे। मेरा वैसे तो उनसे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं, और वो जब भी मुझे देखते थे एक स्माइल ज़रूर करते थे। आधा घर बन चुका था। एक दिन मैं जब सुबह सुबह उठा तो देखा कि आदित्य अंकल आज नहीं आए, और ना ही उनके कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। फिर शाम हो गई और मेरी मॉम ने मुझे बताया कि आदित्य अंकल का जो बेटा था वो कार एक्सीडेंट में मारा गया। मुझे काफ़ी बुरा लगा ये सुन के। 5-6 दिन गुजरे होंगे। घर का काम रुका हुआ था। फिर करीबन 1 हफ्ते बाद कुछ वर्कर्स मुझे काम करते हुए दिखाई दिए, और आदित्य अंकल भी। मैंने उन्हें देखा और स्माइल की, पर उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जो इंसान सबसे खुशी से मिलता जुलता था, उसी इंसान की खुशी उसे छीन चुकी थी। वो स्माइल करते भी तो कैसे। वो टूट से गए थे। रोज सुबह 8 बजे आके अपने फार्म पे पानी डालने वाले अब बस शाम को कुछ समय के लिए ही आते थे और चले जाते थे। धीरे धीरे उनका फार्म सूख गया। 1 हफ्ता हो गया था। आदित्य जी बस शाम को आते और आधे घंटे में चले जाते। संडे का दिन था। मैं शाम को अपनी फ्रेंड के घर से आ रहा था। मैंने देखा कि आज सिर्फ वर्कर्स ही है, अंकल नहीं। मुझे लगा शायद वो जा चुके होंगे। मैं अपने घर गया और पापा से पूछा तो उन्हें बताया कि आज आदित्य जी आए ही नहीं। 3-4 दिन हो गए आदित्य जी नहीं आए। आसपास वालों से पता चला कि वो अपने घर पर भी नहीं है। उनकी फैमिली उन्हें ढूंढ रही है। मुझे उनकी चिंता हो रही थी, पर मैं कर भी क्या सकता था। आज 3 हफ्ते हो गए थे। आदित्य जी अभी भी लापता थे। उनके घर का काम भी रुक गया था। शाम का टाइम था, 7-8 बज रहे होंगे। पापा मार्केट गए थे और घर पर बस मैं और मेरी मॉम थी। मैंने डोरबेल की आवाज़ सुनी। मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले विंडो से देखा तो मुझे 2 लोग गेट के बाहर बातें करते हुए दिखाई दिए। सोसाइटी का पावर गया हुआ था तो काफ़ी अंधेरा भी था बाहर, और मुझे उनमें से एक आदित्य नारायण अंकल साफ साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो हमेशा वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनते थे, और दूसरे शायद मेरे पापा ही थे। तो मैंने डोर ओपन किया और बाहर देखा तो मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी शॉक था कि अभी 2 लोग यहाँ खड़े थे, अचानक कहाँ चले गए। मुझे लगा शायद बातें करते करते दोनों सामने चले गए होंगे, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तो मैं घर में चला गया और थोड़ी देर बाद पापा मार्केट से आए। मैंने उनसे पूछा कि आदित्य अंकल को आपने घर पर क्यों नहीं लाया, बाहर से क्यों भेज दिया। तो पापा ने जो जवाब दिया वो सुन के मेरे होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि वो अभी मार्केट से आए, लेकिन उन्हें आदित्य अंकल नहीं मिले।
पर मैंने उन्हें देखा था। ऐसा कैसा हो सकता है? पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस वो अंकल का चेहरा ही आ रहा था। सुबह हो गई। मैंने ब्रेकफास्ट किया और अपने रूम से बाहर आया। देखा कि पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, पर उनके चेहरे पे एक उदासी सी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ पापा? उन्होंने मुझे न्यूज़पेपर दिखाया और मैंने जैसे ही न्यूज़ पढ़ी, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। न्यूज़ में आदित्य अंकल की फोटो थी। उन्होंने 2 दिन पहले सुसाइड कर लिया था और उनकी लाश उनके मुंबई के फ्लैट पे मिली। आज 3 साल हो गए इस बात को। उनका घर अभी भी वैसा ही आधा बना हुआ है और आज भी जब मैं उस शाम के बारे में सोचता हूँ तो कांप जाता हूँ कि अगर आदित्य नारायण जी की डेथ 2 दिन पहले मुंबई में हुई। मैंने घर के बाहर किसे देखा। मुंबई, वो शहर जहां लोग आंखों में सपने बसाए आते हैं। दिन की रोशनी और रात की चकाचौंध हमेशा इस शहर को जिंदा रखती है। 5 महीने से ज्यादा हो गया था दीपक और नंदिनी को मुंबई शिफ्ट हुए। दोनों काम के सिलसिले में यहाँ आए थे। दीपक एक बैंक में मैनेजर था और नंदिनी एक कॉल सेंटर में काम करती थी। दोनों बोरीवली के एक फ्लैट में रहते थे। दोनों काफी खुश थे मुंबई में आके। सब कुछ सही था सिवाय एक चीज के। रोज सुबह जब वो अपने जॉब पे जाने के लिए उठते तो किचन, लिविंग रूम, बाथरूम या डाइनिंग रूम, सारे रूम्स की लाइट्स ऑन पाते। एक दूसरे से पूछने पे एक ही नतीजा मिलता कि उन दोनों में से किसी ने रात को लाइट्स नहीं जलाई थी। इस अजीब सी घटना को शुरू हुए कुछ 5 महीने हो गए थे जब उन्होंने इस घर को अपना घर बनाया था। पर यह घटना बस यही तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे एक के बाद एक अजीबोगरीब घटनाओं ने उनके दिमाग पे कई सवाल खड़े कर दिए। जैसे कभी किचन के कबर्ड्स के डोर्स अपने आप खुल जाना, चेयर्स अपनी आप जगह से बिना किसी के छुए सरक कर दूसरी जगह चले जाना। पर उन्होंने ये बात किसी और को नहीं बताई, इस डर से कि उनके दोस्त ये बातें सुन के उनका मजाक उड़ाएंगे। दोनों सुबह 8 बजे अपने अपने जॉब पे निकल जाते और शाम को 5 बजे वापस आ जाते थे। उन्होंने एक काम वाली बाई रखी थी जो ठीक शाम को 6 बजे तक आ जाती थी। कभी कभार इस काम वाली बाई के साथ उसका एक 3-4 साल का बच्चा भी आता जो पूरे घर में खेलता रहता और उनके सामानों से छेड़छाड़ करता। मुंबई शहर में बाई मिलना बहुत मुश्किल है और शायद इसीलिए इस बाई के बच्चे के सारे नखरों से परेशान होते हुए भी अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं जताते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। दीपक और नंदिनी दोनों अपने जॉब से लौटे तो देखा कि बाई का बेटा उनके घर के ड्राइंग रूम में खेल रहा है। उन्हें लगा कि बाई आज शायद जल्दी काम पे आ गई, पर आश्चर्य की बात तो ये थी कि उन्हें बाई सारे रूम्स में कहीं नजर नहीं आई। उन्हें लगा कि शायद बाई अपने बेटे को इनके घर में खेलने के लिए छोड़कर बगल वाले शर्मा जी के घर काम करने चली गई होगी। दीपक को काफी गुस्सा आया। बाई के रहते हुए उसका बेटा घर पे खेले उतना ठीक था, पर दूसरों के घर काम पे जाने के बाद बच्चा इनके घर पे छोड़ के जाना ये उसे मुनासिब नहीं लगा। करीबन आधा घंटा इंतजार करने के बाद दीपक और नंदिनी दोनों बगल वाले शर्मा जी के घर गए। उन्होंने शर्मा जी को बाई के बारे में पूछा, लेकिन शर्मा जी का जवाब सुनते ही दोनों हक्का बक्का रह गए। शर्मा जी ने बताया कि काम वाली बाई आज आए ही नहीं। एक अजीब सी कश्मकश में दोनों अपने दिमाग में सवालों की लड़ी लिए अपने घर लौटे, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पूरे घर में उन्हें वो बच्चा कहीं नजर नहीं आया। दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन दीपक को पार्टी के लिए लेट हो रहा था तो वो रेडी होने अपने रूम में चले गया। नंदिनी ने सोचा कि वो भी अकेले घर पे क्या करेगी, तो उसने भी अपने एक फ्रेंड के घर जाने का मन बना लिया, जो कि दीपक के पार्टी वेन्यू के रास्ते में ही था। दोनों रेडी हुए और घर को लॉक लगा के चले गए। रात के करीबन 9 बज रहे थे। नंदिनी ने अपनी फ्रेंड के घर से दीपक को कॉल किया, लेकिन दीपक को लेट होने वाला था, तो नंदिनी ने अपने फ्रेंड से कहा कि वो उससे उसके फ्लैट तक ड्रॉप कर दे। नंदिनी घर पहुंच गई। थोड़ी देर सोफे पे आराम किया, फिर सोचा कि फ्रेश होके खाना बना ले।
वो बाथरूम के दरवाजे की ओर गई और दरवाजा खोला। बाथरूम का दरवाजा खुलते ही नंदिनी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक चुकी थी। पूरे बाथरूम की दीवारों पे खून के धब्बे थे। नंदिनी ने दरवाजा बंद किया और वहां से भाग के ड्राइंग रूम में आ गई। उसकी सांसें इतनी तेज थी कि उसे चक्कर सा लगने लगा। तभी उसने अपने बेडरूम से एक आवाज सुनी। एक बच्चे की रोने की आवाज सीधा उसके बेडरूम से आ रही थी। डरते डरते रोशनी बेडरूम की तरफ गई और दरवाजा खोला तो देखा कि वही काम वाली बाई का बच्चा उनके बेड पे पैरों के बीच मुंह छिपाए बैठा है और रो रहा है। नंदिनी ने डरते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम यहाँ नहीं थे। ये सवाल सुन के बच्चे ने धीरे से अपने पैरों से मुंह निकाला और पीछे देखा। उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट और आंखों में दर्द था, मानो काफी हफ्ते से सोया ना हो। नंदिनी बाहर की ओर भागी और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और डरते डरते दीपक को कॉल लगाया और उसे सब कुछ बता दिया। दीपक भी थोड़ी देर में घर पहुंच गया और देखा कि नंदिनी घर के बाहर खड़ी दरवाजे की ओर देख रही है। दीपक ने दरवाजा खोला और दोनों अंदर गए। उन दोनों ने जब बाथरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि बाथरूम की दीवारें बिल्कुल साफ है। खून का एक भी धब्बा नहीं था वहां। नंदिनी को अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। कुछ देर पहले तक तो यहाँ खून था, अपने आप कैसे साफ हो सकता है? खैर, बाथरूम के बाद दीपक और नंदिनी बेडरूम की ओर गए और देखा कि वहां जो बेड पे बैठा था वो भी गायब है। पूरा घर देख लिया पर बच्चे का नामो निशान नहीं दिखा। दीपक ने उसी टाइम फ्लैट ओनर को फोन लगाया और उनके साथ हो रही अजीबोगरीब सारी घटनाएं बताई। उसने फ्लैट के बारे में पूछा तो ओनर ने बताया कि कुछ साल पहले यहाँ एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली पे काफी लोन था। उस आदमी ने काफी कोशिश की लोन चुकाने की। एक दिन परेशान होकर उस आदमी ने इसी फ्लैट पे पहले अपनी पत्नी और फिर बच्चे का खून कर दिया और फिर खुद की जान ले ली। इतना सुन दीपक समझ गया था उनके साथ जो भी हो रहा है वो मामूली घटनाएं नहीं है। रोज सुबह लाइट्स का ऑन रहना, सामान अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, बाथरूम में खून के धब्बे दिखाई देना, वो सब घटनाएं मामूली नहीं हो सकती। एक तरफ बाथरूम में खून का दिखना कुछ साल पहले घटी घटना से जोड़ा जा सकता है, पर उनके काम वाले बाई का बच्चा इस तरह उनके घर में मौजूद होना और अचानक से गायब हो जाना उनके दिमाग में सवालों के पुल बांध रहा था। जैसे तैसे आज की रात दोनों ने काट ली और सुबह बस होने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उन्होंने सोच लिया था कि सुबह होते ही इस फ्लैट को छोड़ कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। अगले दिन जब काम वाली बाई घर आई तो दीपक और नंदिनी दोनों उस पर टूट पड़े। एक के बाद एक सवालों की बौछार करने लगे, उसके बेटे की अजीबोगरीब हरकतों पर और इस तरह उसकी मौजूदगी पर। 5 मिनट के बाद जब सब शांत हो गए तब काम वाली बाई ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बस एक ही चीज कही, उसके पास सवालों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उसका तो कोई बेटा ही नहीं है। बचपन से ही मुझे अंधेरे से बहुत घबराहट होती थी। मैं कभी अकेले रहा ही नहीं हूं अंधेरे में। अकेले कहीं जाना तो दूर की बात थी। जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा जो आज हुआ मेरे साथ। हॉस्टल में मेरी पहली रात थी। मेरी सीनियर्स लोगों ने हम सब जूनियर्स को घेर रखा था। वैसे तो कॉलेज में आप रैगिंग से बच भी जाए, पर हॉस्टल में उनके साथ ही रहना है। झक मार के रैगिंग सहनी पड़ती है। सबको हल्के में जब सीनियर्स ने छोड़ दिया तो मुझे लगा मैं भी बच जाऊंगा, पर मेरी किस्मत ही मनुष्य है। मेरे टाइम एक खड़ूस सीनियर की बारी आई तो जिस चीज का डर था उसने वही करने को दिया। कुएं से पानी लाना था हमें। पूरा शहर जानता है उस कुएं से पानी लाने का मतलब आपकी जिंदगी का बदल जाना। रात को अंधेरे में कॉलेज नहीं भूत बंगला सा दिखता है और कॉलेज का ग्राउंड किसी कब्रिस्तान जैसा। इसी अंधेरे में मुझे कॉलेज के 2 हॉस्टल, एक ग्राउंड और उसके बाद आने वाली सड़क और फिर मैकेनिकल की बिल्डिंग पार करके उसी कुएं से पानी लेके आना था। हाथ में वाटर लिए हम जीप में जैसे जैसे हॉस्टल से दूर जाने लगे, रोशनी और लड़कों की आती आवाजें धीरे धीरे कम होने लगी।
और मेरे धड़कन की आवाज और रफ्तार तेज। डरते डरते हम दूर आ गए और अब दूर तक शांति छाई हुई थी। बस बरसात का मौसम था और धीरे धीरे मेंढक और जिगनुओं की आवाज तेज होती जा रही थी। मैंने दोनों हॉस्टल पार कर लिए और अब थोड़ी सी हिम्मत आ गई मुझ में। थोड़ी देर में ग्राउंड भी पार करके अब सड़क पे आ गया था मैं। एक दो गाड़ियां देख के मेरे जान में जान आई और मैंने आखिरी वो बिल्डिंग भी पार कर वो कुएं के पास से बकेट से पानी खींचा। अपनी बोतल भरते भरते सोच रहा था कि अभी जितनी मुसीबत पार करके यहाँ आया हूँ उतनी ही फिर से पार करके वापस भी जाना है। मेरी बोतल भर गई तो मैं बस अपनी बोतल में ढक्कन लगाने ही वाला था कि जब मेरी नजर कुएं के अंदर गई और मेरी तो जैसे हलक में ही अटक गई। मैंने आँव दिखाना था, बोतल पकड़ी और वहां से सीधा हॉस्टल की ओर भागा। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था जो मैंने वहां नीचे देखा। हॉस्टल पहुंचते ही मैंने सीधा सीनियर को बोतल थमाई और सारी बात बताई। तो सीनियर ने मुझसे पूछा, तू कहाँ का रहने वाला है? नाम क्या है तेरा? और पिताजी का नाम क्या है? मैंने बताया कि अम्बोली गांव पुणे से हूँ और मेरा नाम प्रदीप है और पिताजी मेरे रेलवे में टीसी है, गोविंद राव बापट। इतना सुनते ही वो सीनियर जो अभी कितने गुस्से में था खुशी से मुझसे कहा, अरे मैं भी अम्बोली से हूँ, गोविंद काका का लौंडा है ना तू? पहले क्यों नहीं बताया? चल अपना बोरिया बिस्तर ले और मेरे कमरे में चल। मन किया कि दू एक रख कर, पर फिर सोचा कि सीनियर के साथ रहूंगा तो बचे रहूंगा, तो बस चले गया उसके साथ कमरे में। दरवाजा बंद ही किए थे कि वो दरवाजा खोलने उठा तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैंने खुद ही कहा कि दरवाजा खोला तो अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। सीनियर मान रही। उसका नाम देवेंद्र जाधव था और बात जब उसकी इज्जत की थी तो अपने मरने से भी पीछे नहीं हट सकता था। वो दरवाजा खोलने उठा और हाथ में एक लोहे का सरिया लिए एक झटके से दरवाजा खोला और पहले तो हंसा और फिर पलटकर प्रदीप पर चिल्लाया, अरे डरपोक, तू इससे डर रहा था? मुझे पता है ये पक्का पांडे ही होगा, तुझे डराने के लिए ऐसे खटखटा के भागा है। अच्छा सुन, मैं जा रहा हूँ सोने। देवेंद्र यादव का कोई कुछ भी करने आएगा तो ऐसे खटखटा के नहीं आएगा। इतना कहकर उसने दरवाजा लगाया और सोने चला गया। प्रदीप भी करता तो क्या करता, नींद तो उसकी उस कुएं के पास जो उसने देखा उसी से उड़ गई थी। जब वो बैठे बैठे सोच ही रहा था कि फिर से इस बार खुद प्रदीप उठा दरवाजा खोलने और पीछे देखा तो देवेंद्र भी उड़ गया था। प्रदीप ने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। जिसने भी दरवाजा खटखटाया तो उसे यही आसपास होना चाहिए था, क्योंकि प्रदीप ने किसी के दौड़ने की आवाज नहीं सुनी थी। प्रदीप यही देखने बाहर गैलरी की ओर गया और आसपास देखने लगा। वही रूम के अंदर देवेंद्र गुस्से में बैठा है, सोच रहा था कि जो भी ये हरकतें कर रहा है उसकी सुबह होने के बाद खैर नहीं। कि तभी देवेंद्र के पीछे प्रदीप के बेड के ऊपर से एक आवाज आई, खटखटाना तो एक बहाना है सर, मैं जब चाहूं जहां चाहूं आ सकता हूं। देवेंद्र इस आवाज को अच्छी तरह पहचानता था। वो कांपते हुए धीरे धीरे पीछे पलटा और देखा कि प्रदीप के बेड के पास एक दूसरा प्रदीप बैठा हुआ। ये देख देवेंद्र का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो एक बच्चे की तरह जोर से चीखा और एक कोने में मुंह छुपाए बच्चे की तरह बैठ गया। तभी प्रदीप भागता हुआ कमरे में आया और पूछा, क्या हुआ सर, आप चीखे क्यों? कोई नहीं है सर बाहर खटखटाने वाला, अब तो आप जब सुबह सबकी क्लास लगाएंगे तभी पता चलेगा। पर देवेंद्र पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। वो गुस्से में प्रदीप से बोला, चुपचाप बस भाग यहाँ से, अब मैं इस कमरे में एक भी सेकंड नहीं रुकने वाला। इतना बोल देवेंद्र ने प्रदीप का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए उस कमरे से बाहर ले गया। उन्होंने बाहर निकलते ही कमरे की ओर देखा तो धीरे धीरे उनके सामने कमरे का दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। बंद होते दरवाजे से देवेंद्र ने देखा प्रदीप वाले बेड पर एक दूसरा प्रदीप बैठा उनकी तरफ मुस्कुराता हुआ तब तक देख रहा था जब तक दरवाजा बंद नहीं हो जाता।
जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, देवेंद्र जैसे नींद से जागा और प्रदीप का हाथ पकड़ के बोला, यहाँ से भाग। और दोनों भागते भागते अंधेरी सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे कि तभी सबसे आखिरी दरवाजा उनके सामने खुला और प्रदीप जिसे अंधेरे में खींचता चला गया और अंधेरे में गुम हो गया। और दोनों भागते भागते अंधेरी सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे कि तभी सबसे आखिरी दरवाजा उनके सामने खुला और प्रदीप जिसे अंधेरे में खींचता चला गया और अंधेरे में गुम हो गया। वो भागता हुआ उस कमरे के पास आया और जैसे ही कमरे के सामने रुका, कमरे का दरवाजा जोर से उसके सामने अपने आप बंद हो गया। देवेंद्र जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा और करीबन 1 मिनट बाद आधी नींद में उसका क्लासमेट अमित ने खोला और पूछा, अरे देवेंद्र भाई क्या हुआ? देवेंद्र अमित को धक्का मारते हुए उसके कमरे में गया और इधर उधर देखने लगा। इतनी अफरा तफरी में अमित का रूममेट भी उठ गया। अमित ने फिर से पूछा, अरे भाई क्या हुआ है, बताओ तो सही। जब देवेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया तो दोनों ने देवेंद्र को रोका और कहा, भाई लगता है तूने आज ज्यादा पी लिए, चल तुझे तेरे कमरे में छोड़ के आते हैं। देवेंद्र डर चुका था और इतनी भागदौड़ के बाद थक भी गया था। दोनों उसे समझा बुझा के खींचते हुए उसे अपने कमरे की तरफ ले गए और उसे उसके बेड पे सुलाकर बाहर निकलते ही एक आवाज सुनते ही दोनों पीछे मुड़े तो देखा देवेंद्र अपने बेड पे लेटा सो रहा था और दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था। दरवाजा बंद हुआ और अंदर से कुंडी लगाने की आवाज हुई। ये देख दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। दोनों अपने कमरे की ओर भागे। कुछ समय गुजरा ही था कि देवेंद्र की आंख खुली तो उसने खुद को अपने कमरे में अकेला पाया। देवेंद्र ने डरते डरते अपने एक दोस्त को फोन लगाया पर रिंग बस बजती ही जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। देवेंद्र गुस्से में फोन रखने ही वाला था कि तभी दूसरी ओर से प्रदीप की आवाज आई, अरे देवेंद्र भाई परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना, आपका गोली का पड़ोसी प्रदीप। इतना सुन के देवेंद्र के हाथ से फोन रुक गया और उसका घमंड, उसकी दिलेरी जैसे एक झटके में निकली। देवेंद्र सीधा कमरे से भागा और भागते हुए हॉस्टल के बाहर ग्राउंड को पार करके रोड के पास पहुंचा और कॉलेज की दीवार के पास एक बेंच पे जाके बैठ गया। देवेंद्र इतनी रात तक कभी नहीं जागा था और ना ही उसे कभी इतनी टेंशन हुई थी। उसे पता भी नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। नींद तब खुली जब उसने काफी सारे लोगों की और एम्बुलेंस की सायरन की आवाज सुनी। देवेंद्र उठा और उसने देखा कि उसी कुएं के पास काफी भीड़ लगी हुई थी। देवेंद्र भीड़ चीरते हुए जब उस कुएं के पास पहुंचा तो उसने जो देखा तो देख अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल था। सामने आधी भरी हुई बोतल हाथ में पकड़े प्रदीप की लाश पड़ी हुई थी। आंखें और मुंह उसके ऐसे खुले हुए थे जैसे कुछ देख डर से उसकी जान निकल गई। देवेंद्र को यह सब देख चक्कर सा आने लगा। वो सीधा हॉस्टल की ओर भागा और अपने कमरे में जाते ही उसकी सांसें जैसे सुपरफास्ट ट्रेन सी भागने। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उस पर बेहोशी सी छा रही थी। उसे सांस लेने में दिक्कत सी होने लगी। बंद होती आंखों से उसने अपने कमरे के दरवाजे की ओर देखा तो प्रदीप अपने हाथ में बोतल लिए खड़ा था जैसे उसे पानी पीने के लिए कह रहा हो। 3 दिन बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि प्रदीप की मौत रात करीबन 11:30 के करीब हुई थी और देवेंद्र की सुबह 7 बजे। मतलब रात को जब पानी भर के वापस आने के बाद प्रदीप ने जो देवेंद्र को बताया था वो सच था कि उसने वहां अपनी खुद की लाश देखी थी। पर फिर रात भर देवेंद्र के साथ कौन था? ये किस्सा तब का है जब मैं 8 साल का था। हम लोग एक पुराने अपार्टमेंट में रहते थे जो 14 फ्लोर्स का था। काफ़ी बिल्डिंग्स की तरह इस बिल्डिंग में भी 13 फ्लोर नहीं था।
एलिवेटर सीधा 12th फ्लोर से 14th फ्लोर पे जाती थी, पर एलिवेटर में फिर भी एक 13th फ्लोर की बटन थी जो काम नहीं करती थी। वहाँ 2 और बच्चे थे, टेरी और जून, जो वही अपार्टमेंट में रहते थे। हम सेम एज के थे, सेम ही स्कूल में पढ़ते थे और अक्सर शाम को साथ में ही खेलते थे। एक दिन जब हम तीनों अपने पेरेंट्स का घर आने का वेट कर रहे थे तो सोचा कि अपार्टमेंट के रूफ पे चलते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें रूफ पे नहीं जाने देते थे, पर आज हमारे पास एक अच्छा मौका था रूफ पे जाने का। हम एलिवेटर पे गए और 14th फ्लोर की बटन प्रेस की। 14th फ्लोर एलिवेटर का डोर ओपन हुआ और सामने ही रूफ का गेट था। कुछ देर हम रूफ पे ही खेलते रहे, पर फिर बोर हो गए और सोचा वापस नीचे चलते हैं। हम नीचे आने के लिए एलिवेटर में चले गए। हम करीबन 7th फ्लोर तक आ ही गए थे कि जून को याद आया कि उसने अपना कोट रूफ पर ही छोड़ दिया है। उसने स्टॉप की बटन प्रेस की और फिर 14th फ्लोर की। अचानक से एलिवेटर बहुत जोरों से हिला और 3 बार एक आवाज आई। डोर ओपन हुआ और हमने देखा कि हम 2 फ्लोर्स के बीच रुक गए थे। टेरी ने सोचा कि वो फ्लोर्स की गैप में से स्लाइड करके निकल जाए। तभी मैंने उसे पकड़ के जोर से खींचा और कहा कि ये डेंजरस है, अगर एलिवेटर स्टार्ट हो गया तो हम आधे में से कट जाएंगे। फिर मैंने इमरजेंसी बटन प्रेस किया। एलिवेटर में से एक आवाज आई और एलिवेटर्स की डोर्स धीरे धीरे पास आते हुए जोर से बंद हो गए। ये क्या हो रहा है? टेरी ने पूछा। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता। हम वही डरते हुए खड़े थे कि तभी एलिवेटर्स की लाइट बंद हो गई और हम एकदम अंधेरे में डर से कांपते हुए खड़े थे। अचानक एलिवेटर के पैनल में एक बटन की लाइट जली। वो 13th फ्लोर की बटन थी। हम में से किसी ने भी वो बटन प्रेस नहीं की थी, वो बस अपने आप ही जल उठी। पर यह कैसे हो सकता था? इस अपार्टमेंट में कोई भी 13th फ्लोर नहीं था। हम तीनों अंधेरे में खड़े डर के मारे कांप रहे थे कि हमें फील हुआ कि एलिवेटर धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। जून ने जोर जोर से स्टॉप की बटन प्रेस की, पर कुछ नहीं हो रहा था। हमारे देखते देखते फ्लोर्स धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। 8, 9, 10, 11, 12 और फिर 13। एक जोर की आवाज के साथ एलिवेटर रुकी और उसके डोर्स धीरे धीरे ओपन हुए। सामने देखा तो बिल्कुल अंधेरा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हम तीनों बस उस अंधेरे को देख रहे थे, कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं। कि तभी हमने किसी की रोने की आवाज सुनी। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो एक औरत की रोने की आवाज थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दर्द में हो। हम तीनों एक दूसरे को बस डर से देखते रहे कि तभी हमें रियलाइज हुआ कि वो आवाज धीरे धीरे तेज हो रही है। उस औरत की रोने की आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। अचानक से हमें काफी गंदी स्मेल भी आनी शुरू हो गई। वो स्मेल ऐसी थी जैसे स्किन या बालों के जलने की स्मेल आती है, मानो किसी ने सड़ा हुआ मांस जला दिया हो। आवाज और तेजी से हमारे पास आने लगी। जैसे जैसे आवाज तेज होने लगी वैसे वैसे वो स्मेल भी बढ़ने लगी। तभी ऐसा लगा कि वो आवाज बिल्कुल हमारे सामने है और वो जो कोई भी था बस एलिवेटर के जस्ट सामने था। तभी अचानक से एलिवेटर अपने आप चालू हो गया और उसकी लाइट्स चलने लगी। जैसे ही एलिवेटर्स के डोर्स क्लोज हुए, कोई चीज जैसे जोर से एलिवेटर्स के डोर से आके टकराई। एलिवेटर धीरे धीरे नीचे जाने लगा और रुकते ही डोर्स ओपन हुए और हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। मेरे पापा सामने खड़े थे। मैंने उन्हें देखा और मेरे जान में जान आई। मैं आज भी उस इंसिडेंट के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर एलिवेटर नीचे बुलाने के लिए पापा ने बटन प्रेस नहीं की होती तो हमारे साथ क्या होता।
ये कहानी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताई थी, जो उसने एक जापानीज ब्लॉग में पढ़ी थी। मैंने वो ब्लॉग नहीं देखा, सो मुझे नहीं पता कि ये इंसिडेंट सच में हुआ है या नहीं। अब आप ये स्टोरी सुनिए और डिसाइड कीजिए। समर का टाइम था। 8 फ्रेंड्स का एक ग्रुप, जिसमें 4 लड़के और 4 लड़कियां थी, जो साथ में सेम स्कूल में पढ़ते थे। एक रात वो एक फ्रेंड के घर पार्टी कर रहे थे। रात के करीबन 1-2 बज चुके थे। धीरे धीरे मजाक और मस्ती की बातें हॉरर और स्केरी बातों की तरफ चली गई। उनमें से कोई भी इन सब बातों पे बिलीव नहीं करता था, तो बस अपनी हिम्मत को आजमाने के लिए उन्होंने रात को अंधेरे में उनके टाउन की सबसे हॉन्टेड जगह जाने का प्लान बनाया। काफ़ी सालों से एक पुराना स्कूल उनके टाउन में बंद पड़ा था, जो कि पूरा खंडर हो चुका था। उन्होंने काफ़ी कहानियाँ सुनी थी उस स्कूल के बारे में कि वो हॉन्टेड है। उसमें से किसी को भूतों में बिलीव नहीं था, पर वो चाहते थे कि उन्हें कुछ ऐसा दिखे जिससे उन्हें डर लगे, और इससे अच्छी और पास कोई प्लेस कैसे हो सकती थी। उनमें से एक दोस्त के पास कार थी। वो सब कार में बैठे और उसी समय सीधा स्कूल के पास पहुंच गए। स्कूल के बाहर कार पार्क कर दी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लड़की और एक लड़के का पेयर बनाएंगे, और प्लान ये था कि पूरे स्कूल का एक चक्कर लगा के वापस यही कार के पास आएंगे, जिसमें करीबन 10 मिनट एक पेयर को लगेगा। जब वो वापस आ जाएंगे तो दूसरे पेयर को बताएंगे कि उन्होंने वहाँ क्या देखा, और फिर दूसरा पेयर स्कूल के चक्कर लगाने जाएगा। पहला पेयर, एक लड़का और एक लड़की, पहले चक्कर के लिए निकल गए, और बाकी 6 लोग वही कार के पास उनका वेट कर रहे थे। कुछ समय बाद वो लोग थोड़े इम्पेशेंट हो गए, क्योंकि पहले पेयर को गए 20 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे और वो अब तक वापस नहीं आए थे। अगला पेयर वेट करके थक चुका था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना चक्कर शुरू करेंगे और साथ ही साथ पहले पेयर को भी ढूंढेंगे। बाकी लोग बस वेट ही करते रह गए, पर दूसरा पेयर भी वापस नहीं आया। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है। वो सोच रहे थे कि कहीं उनके दोस्त इनके साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे। अब करीबन 1 घंटा बीत चुका था पहले पेयर को गए। तीसरा पेयर डरते हुए अपने 4 दोस्तों को ढूंढने के लिए निकल गए, पर वो भी वापस नहीं आए। अब जो एक लड़का और एक लड़की कार के पास खड़े थे, वो काफ़ी डर गए। दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ समय बीता और लड़के ने लड़की से कहा, मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ, और अगर मैं 30 मिनट में नहीं आया तो तुम सीधा पुलिस के पास चले जाना और उनको साथ ही लेके आना। इतना कहकर वो लड़का उनके बाकी दोस्तों को ढूंढने निकल गया। वो लड़की वही अकेले ठंड और अंधेरे में खड़ी चुपचाप सबका इंतज़ार कर रही थी। उसने करीबन 1 घंटे तक वही वेट किया, पर कोई वापस नहीं आया। वो कार में बैठी, गाड़ी चालू की और सीधा पास के पुलिस स्टेशन चली गई। 4 पुलिस वाले उस लड़की के साथ स्कूल पहुंच गए। बस सुबह होने ही वाली थी। जैसे सूरज निकला, पुलिस ने उन 7 दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने स्कूल का पूरा चक्कर लगाया, पर उन्हें उन 7 का कोई नामो निशान नहीं मिला। उन्होंने देखा कि स्कूल के जिम का डोर आधा खुला हुआ है। पुलिस अंदर गई, पर वो रूम पूरी तरह से खाली पड़ी थी। उस रूम में एक अलग ही सन्नाटा सा था। हवा में ऐसी ठंडक की मानो रूह कांप जाए। पुलिस ने जिम के बाथरूम का डोर ओपन किया और आखिरकार उन्हें वो 7 मिसिंग स्टूडेंट्स मिल गए। वो सारे लोग गले से सीलिंग से लटक रहे थे। पुलिस ने उस लड़की से सवाल किए और उसने बार बार यही कहा कि वो जो बता रही है वो सच है। वो 7 बस अपनी हिम्मत आजमाई करने के लिए उस खंडर से स्कूल में गए थे। ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि वो सुसाइड करे। कुछ हफ्ते उस केस पे बिताने के बाद पुलिस ने वो केस ये कहकर बंद कर दिया कि उन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला कि वो 7 दोस्तों का किसी ने मर्डर किया हो, और पुलिस ने यह मान लिया था कि वो 7 ने किसी सेम रीज़न के कारण सुसाइड किया हुआ है। इस इंसिडेंट के बाद आज तक उस टाउन में किसी की भी हिम्मत नहीं हुई
कि वो उस पुराने खंडर पड़े स्कूल में रात को जाए। ये स्टोरी एक 17 साल की लड़की अवनी की है, जिसने अभी अभी इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाया था। वो हमेशा कभी स्कूल में तो कभी घर पे खुद की पिक्चर्स क्लिक करती और ऑनलाइन पोस्ट करती। अवनी को इंस्टाग्राम सोशल नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आने लगा। उसे काफ़ी खुशी होती जब उसे कोई फॉलो करता या उसकी कोई पिक्चर को कोई लाइक करता। वो अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी अपने प्रोफाइल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। वो किसी के भी प्रोफाइल्स पे जाके उनके फ़ोटोज़ पे लाइक करती थी और हमेशा कमेंट करती थी कि प्लीज़ फॉलो मी, आई विल फॉलो बैक। एक दिन वो ऐसे ही कुछ प्रोफाइल्स पे न्यू फॉलोअर्स की तलाश में ब्राउज़ कर रही थी तो उसे एक स्ट्रेंज प्रोफाइल दिखाई दी। वो एक आदमी की प्रोफाइल थी जो टूटी फूटी खराब हुई डॉल्स की पिक्चर्स क्लिक करता था। उस आदमी के किसी भी पिक्चर्स में उसने खुद का चेहरा कभी नहीं दिखाया था। हमेशा की तरह अवनी ने फोटोज लाइक की और नीचे कमेंट किया, प्लीज़ फॉलो मी, आई विल फॉलो बैक। करीबन 1 घंटे बाद उस आदमी ने अवनी का अकाउंट फॉलो कर लिया और उसके लेटेस्ट फोटो पे कमेंट किया, आई एम फॉलोइंग यू। जब भी अवनी कोई नई फोटो पोस्ट करती वो आदमी एक ही कमेंट करता उसकी फोटोज पे, आई एम फॉलोइंग यू। अवनी ने कभी नहीं सोचा कि वो आदमी ऐसे कमेंट्स क्यों करता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे बस अपने अकाउंट्स पे जितने ज़्यादा हो सके फॉलोअर्स चाहिए थे जो उसकी फ़ोटोज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें। एक रात जब अवनी के पेरेंट्स बाहर गए हुए थे और वो घर पर अकेली थी, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पिक्चर आई। जब उसने वो पिक्चर देखी तो उसके होश उड़ गए। उसे रियलाइज़ हुआ कि वो पिक्चर किसी ने जस्ट अभी क्लिक की है, क्योंकि उस पिक्चर में वो अपने सोफे पे बैठ के अपना मोबाइल यूज़ कर रही थी। अवनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। डर से वो कांप रही थी कि तभी उसने फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी जो धीरे धीरे पास आ रही थी और तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आई, I am following you. आज 26 अगस्त। अवनी का कोई पता नहीं कि वो कहाँ गई, उसे क्या हुआ। उसकी फैमिली वाले आज भी राह देख रहे हैं कि अवनी एक दिन वापस आएगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।